अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खौफनाक आईना का तीसरा हिस्सा। सुनील घर पहुंचा तो एक और परेशानी उसकी मुंतजिर थी। वो घर में दाखिल हुआ तो सुषमा काफ़ी खौफजदा सी सोफे पर बैठी हुई थी। वो सुनील को देखकर तेजी से सोफे से उठी। सुनील, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए वरना नाकाबिले यकीन नुकसान हो जाएगा। वह खौफजदा लहजे में सुनील से लिपटते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? सुनील ने परेशान कुन लहजे में पूछा। क्या नहीं हुआ सुनील, जिस दिन से हम इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है और आप हैं कि मेरी किसी बात पर भी विश्वास नहीं करते। सुषमा भर्राई हुई आवाज में फट पड़ी। उसकी आंखों में शिकायत थी। सुषमा, मुझे तुम्हारी कही हर बात पर विश्वास है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं जो मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। रात मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं उसी कारण मुझे विश्वास हो गया है। सुनील ने अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा। मैं मानता हूं कि इस घर में वाकई शैतानी शक्तियों का बसेरा है जिन्होंने हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। फिर आप यहां से जाते क्यों नहीं? सुषमा चीख से मुशाबे लहजे में बोली। सुषमा, समस्या से भागना समस्या का उपाय नहीं बल्कि हमें समस्या का उपाय ढूंढना चाहिए। हम अगर यहां से भागे तो हो सकता है ये शैतानी शक्तियां वहां भी हमारा पीछा न छोड़ें। तुम चिंता ना करो, मेरा एक कोलीग है सुरेश, उसका एक दोस्त है, वो यही काम करता है। वो इन शैतानी शक्तियों का सर्वनाश करना खूब जानता है। वो जल्द यहाँ आएगा और इन शैतानी शक्तियों से हमारा पीछा छुड़ाएगा। सुनील ने सुषमा को समझाते हुए आखिरी जुमला पुख्ता लहजे में अदा किया। परंतु आप मेरे साथ बेडरूम में तो चलिए, सुषमा ने कहा तो सुनील ने हैरानगी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? आप खुद ही चलकर देख ले, सुषमा खौफजदा लहजे में हकलाई। सुनील उसके साथ बेडरूम में पहुंचा तो वह हैरानगी से ठिठका। कमरे में लगे उस कदावर आईने के कांच पर लाल रंग की कई लकीरें फैली हुई थी। ये क्या है? सुनील ने उस आईने के करीब जाते हुए पूछा। आप उस आईने के करीब मत जाइए, सुषमा ने डरते हुए उसे रोका। ये तो खून है, सुनील ने आईने के कांच पर फैली लाल लकीरों पर गहरी नजरें डालते हुए हकलाकर कहा। क्या? सुषमा का अंदाज चिल्लाने वाला था। हाँ, खून ही लग रहा है, सुनील ने अपने खुश्क हलक को थूक से तर करते हुए कहा। सुनील, मुझे बहुत डर लग रहा है, सुषमा खौफ के आलम में हकलाई। उसी वक्त कमरे में एक निस्वानी कहकहा गुंजा। सुषमा के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो डरकर सुनील से लिपट गई। राहुल कहाँ है? सुनील ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए इर्द गिर्द देखते हुए कहा। वो छत पर गया है, वो लकड़ी के घोड़े को ढूंढ रहा था। वो घोड़ा कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसी कारण राहुल उसे ढूंढने छत की तरफ गया था, सुषमा ने सुनील को बताया। उसी वक्त राहुल की चीख उनके कानों में पड़ी। वो तेजी से बाहर की तरफ भागे। वो हाल में आए तो उन्होंने देखा राहुल चीखता हुआ सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। वो दोनों भी चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। इससे पहले कि राहुल हाल के फर्श से टकराता, सुनील ने उसे सीढ़ियों से ही दबोच लिया। उन्होंने देखा राहुल किसी गहरी चोट से बच गया था। वो रोने लग गया था। सुनील, मेरी बात मानिए और चलिए यहाँ से, सुषमा भी रोते हुए बोली। नहीं सुषमा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इन शैतानी शक्तियों का मुकाबला करेंगे, सुनील मजबूत लहजे में बोला तो हाल में निस्वानी और मर्दाना कहकहे गूंजने लगे। नहीं सुनील, आपको भगवान की सौगंध, प्लीज चलें यहाँ से। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये शैतानी शक्तियां हैं और हम सिर्फ गोश्त पोश्त के इंसान। सुषमा इल्तिजाइया लहजे में सुनील के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। इनका मुकाबला गोश्त पोश्त के इंसान ही करते हैं सुषमा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सुरेश को फोन लगाता हूँ। और सुनील ने कहा और फिर राहुल को उठाए बेडरूम की तरफ बढ़ा। वो कहकहे अब बंद हो गए थे। सुनील ने राहुल को बेड पर लिटाया। उसका रोना भी अब काफी हद तक कम हो चुका था। सुनील ने उसे लिटाने के बाद जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल के सिग्नल ड्रॉप थे। अरे, इसके तो सिग्नल ही नहीं है, सुनील ने परेशान निगाहों से सुषमा की तरफ देखा। आप मेरी बात मानिए, यहां से चलते हैं, सुषमा खौफजदा लहजे में बोली। सुषमा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं होगा। हम इन शैतानी शक्तियों से डरेंगे नहीं बल्कि इनका मुकाबला करेंगे, सुनील ने बज़ाहिर सुषमा को समझाते हुए कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं सुनील, हम भला इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आप प्लीज चलिए यहाँ से, सुषमा ने दोबारा सुनील के आगे हाथ जोड़े।
हाँ पापा, मम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे आज वो लाल साड़ी वाली औरत सच में नजर आई थी। इस मर्तबा बेड पर लेटे राहुल ने अजीब बात बताई। उसका रोना बंद हो गया था। क्या? सुषमा और सुनील जैसे चिल्लाए। हाँ पापा, मैं अपने घोड़े को ढूंढ रहा था, परंतु वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैंने मम्मा से भी पूछा तो उन्होंने कहा यहीं हाल में पड़ा होगा। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद छत पर हो। मैं वहां गया तो घोड़ा वहां भी नहीं था। मैं सीढ़ियों से उतरकर दूसरे पोर्शन पर आया और सीढ़ियां उतरने लगा तो मुझे टक टक की आवाज़ सुनाई दी। मैं घूमा तो मैंने देखा वही लाल साड़ी वाली औरत फर्श पर घुटनों के बल बैठी उस घोड़े को हिला रही थी। मैं हैरान हुआ। तुम्हें ये चाहिए राहुल? उस लाल साड़ी वाली औरत ने मुझसे पूछा तो मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो ले लो। वो घोड़ा उठाकर मेरी तरफ आई और मेरे करीब आकर घोड़ा जमीन पर रखा, और जैसे ही सीधी हुई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा इस मर्तबा बहुत भयानक लग रहा था। उस लाल साड़ी वाली औरत ने मुझे कंधे से पकड़ा और सीढ़ियों से मुझे धक्का दे दिया और मैं चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। राहुल ने सारी बात बताई तो सुनील और सुषमा हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुनील, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? प्लीज चलिए यहाँ से, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। सुषमा भर्राई हुई आवाज में बोली। ठीक है, चलो फिर। सुनील ने हकलाते हुए आखिरकार बात मान ही ली। लेकिन लेकिन क्या सुनील? सुनील कहते कहते रुका तो सुषमा ने तेजी से पूछा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सुनील ने परेशान निगाहों से सुषमा की तरफ देखा। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आप इस घर से तो निकलिए। सुषमा ने जोर देते हुए कहा। आपके कुलीग सुरेश के घर चलते हैं, लेकिन मोबाइल की तो सिग्नल ही नहीं है, और अगर किसी तरह उससे कांटेक्ट हो भी जाता है तो इस तरह अचानक। सुनील ने सुषमा की तरफ देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। ऐसे समय में दोस्ती दोस्त के काम आते हैं सुनील। आप बस यहाँ से निकलिए, हम रात किसी होटल में गुजार लेंगे। सुषमा ने कहा तो सुनील ने इस बात में सर हिला दिया। पापा, वो देखिए। राहुल ने उंगली का इशारा किया तो सुनील और सुषमा तेजी से घूमे। सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गए और उनके जिस्मों पर कपकपी तारी हो गई। दीवार पर लगे उस आईने के कांच पर बेशुमार लाल रंग के कीड़े रेंग रहे थे, और वो कीड़े मुंह से अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहे थे। सुनील और सुषमा ने गौर किया तो उन्होंने देखा वो लाल रंग के कीड़े आईने पर फैली खून की लकीरों को चाट रहे थे। अचानक कांच पर रेंगते कीड़ों में से एक कीड़ा उड़ा और सुषमा की तरफ बढ़ा। सुषमा चीखती हुई सुनील की तरफ बढ़ी, जो खौफ के आलम में बुरी तरह कांप रहा था। सुनील की सारी बहादुरी रफू चक्कर हो चुकी थी। आईने के कांच पर रेंगते बाकी कीड़े भी उड़े और उनका रुख भी सुनील, सुषमा और राहुल की तरफ था। उन तीनों की सिट्टी गुम हो चुकी थी। वो सारे कीड़े उनके जिस्मों से चिमट गए और अपने नन्हे नन्हे दांतों से उनके जिस्मों पर काटने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बैक वक्त कई सुइयां उनके जिस्मों में चुभो दी गई हों और दर्द की तेज टीसें उनके जिस्मों से उठने लगी थीं। वो तीनों चीखने पर मजबूर हो गए, और फिर उन तीनों की हिम्मत जवाब दे गई और अंधेरे की झलकियां उनकी आंखों के सामने लहराने लगी। डोरबेल की तेज आवाज ने फर्श पर गिरे सुनील की आंख खोली तो उसके मुंह से बेख्तियार जोरदार चीख निकल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में तेज करंट दौड़ रहा हो। उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज टीसें उठ रही थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और कराहते हुए उठकर बैठा। इस दौरान उसके मुंह से कई चीखें निकल गई थीं। अचानक उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी तो उसके मुंह से एक मर्तबा फिर चीख निकल गई। उसके दोनों हाथों पर छोटे छोटे सुराख थे जिनसे खून बह रहा था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की तो बाजुओं पर भी छोटे छोटे सुराख थे जिनसे खून बह रहा था। डोरबेल बार बार बज रही थी। सुनील ने देखा सुषमा भी उसके पास ही फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी, और उसके दोनों बाजुओं, हाथों और चेहरे पर भी वैसे ही खूनी सुराख वाजे थे जैसे उसके जिस्म पर थे। बेड पर बेहोश पड़े राहुल का भी यही हाल था। अपनी बीवी और बच्चे का ऐसा हाल देखकर सुनील तड़प उठा। उन तीनों की ऐसी हालत के जिम्मेदार वो लाल कीड़े कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। सुनील ने आईने की तरफ देखा तो एक और हैरत उसकी मुंतजिर थी। आईने का कांच बिल्कुल साफ था और उस पर फैली खूनी लकीरें अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। डोरबेल मुसलसल बज रही थी। सुनील उठकर खड़ा हुआ तो तकलीफ के बाइस एक मर्तबा फिर उसके मुंह से चीखों का तूफान सा उबल पड़ा। वो उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचा। कौन? उसने एहतियातन पूछा। सुनील, मैं हूं सुरेश, तुम्हारा दोस्त।
बाहर से उसके कुलीग सुरेश की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने सुरेश और उसके साथ एक खूबसूरत लड़का खड़ा था, जिसे देखकर वो चौंका। अरे सुनील, ये तुम्हें क्या हुआ? सुरेश ने हैरानगी से सुनील की तरफ देखते हुए परेशान कुन लहजे में पूछा। सुनील के चेहरे पर भी नन्हे नन्हे सुराख थे जिनसे खून बह रहा था। सुरेश के साथ आया वह खूबसूरत लड़का भी हैरानगी से सुनील की तरफ देख रहा था। लगता है घर में मौजूद शैतानी शक्तियों ने इन पर हमला कर दिया है, उस लड़के ने कहा। सुनील की आंखों में उस लड़के के लिए अजीब सी सनाशाई नाच रही थी। पर आप कौन हैं? मुझे लगता है मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। तकलीफ के बायस सुनील ने हकलाते हुए उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं और मैंने ही आपकी तस्वीरें खींची थी। और यही नहीं, मैंने आपका पीछा भी किया था और दूसरे दिन आपके घर की छत पर खड़ी आपकी पत्नी की तस्वीरें भी मैंने ही खींची थी, उस लड़के ने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा। यही वो लड़का था जो कुछ दिन पहले मनोज के दफ्तर के बाहर मिला था और उसने ब्लैक कलर के रेबिन ग्लासेस आंखों पर लगा रखे थे और फिर सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े होकर उसकी तस्वीरें भी ली थी। इससे पहले कि सुनील उससे कुछ पूछता, वो तेजी से अपनी नीली रंग की कार में बैठकर वहां से जा चुका था और ऐसा रफू चक्कर हुआ था कि फिर नजर नहीं आया था। और फिर दूसरे दिन सुषमा की तस्वीरें भी उसी लड़के ने खींची थी जब वो छत पर खड़ी थी। पर क्यों? सुनील ने उलझनज़दा नजरों से उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पकड़ा सफेद कागज का लिफाफा सुनील की तरफ बढ़ा दिया। मैंने आपके बच्चे की तस्वीर भी खींची थी जब वो स्कूल गया था, उसने मजीद बताया। सुनील ने उस लिफाफे को खोला तो उसमें 3 तस्वीरें थी। सुनील ने वो तस्वीरें निकाली तो सुनील ने देखा उनमें एक तस्वीर वही थी जो उस लड़के ने सुनील की खींची थी। तस्वीर में सुनील मोबाइल कान से लगाए अपनी कार के पास खड़ा था। तस्वीर में गौरतलब बात यह थी कि सुनील के सर पर एक काले रंग का साया था जो बहुत खौफनाक शक्ल वाजे कर रहा था। और दूसरी तस्वीर सुषमा की थी जो छत पर खड़ी थी और वैसा ही खौफनाक साया उसके सर पर भी था। तीसरी तस्वीर राहुल की थी और उसके सर पर भी वही खौफनाक साया था। तस्वीरें देखने के बाद सुनील ने उलझन आमेज निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा। उस दिन आपके सर पर मैंने इस खौफनाक साय को मंडलाते हुए देखा था, इसी कारण मैंने अपने कैमरे से आपकी तस्वीरें खींची थी। मेरा कैमरा आम कैमरों से ज़रा हटकर है जो मैंने खुद बनाया है और वो ऐसी ही अनहोनी चीज़ों को कैप्चर करता है जो आम आंख नहीं देख सकती। सुनील साहब, मेरा नाम प्रकाश है और मेरा काम भटकी हुई शैतानी आत्माओं को वापस उनकी जगह नर्क में पहुंचाना है और उन लोगों को बचाना है जो इनके चुंगल में फंसे हुए हों। मैंने जब इन तस्वीरों को देखा तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि आपके परिवार पर शैतानी आत्माओं का बसेरा है। मैं चाहता तो उसी दिन आपको सारी बात बता सकता था, परंतु मैं आपकी नफ्सियात समझ चुका था कि आपने मेरी बातों का विश्वास नहीं करना था, इसी कारण मैं चुप रहा। फिर सुरेश ने आपके मुतालिक मुझे बताया और इसी कारण मैं यहाँ चला आया। उस लड़के यानी प्रकाश ने सारी बात बताते हुए कहा। परंतु प्रकाश जी, आपने देखा उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया और मेरे परिवार का भी। सुनील ने हकलाते हुए अपनी कैफियत बयान की। जी हाँ सुनील जी, मुझे अफसोस है, परंतु ज़रूरी काम के कारण मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा और वापस आते ही तुरंत मैं सुरेश के साथ यहाँ चला आया। प्रकाश माजरत ख्वाह लहजे में बोला। मैंने एक चीज़ पर गौर किया है। वो क्या प्रकाश जी? प्रकाश रुका तो सुनील ने इस्तरारी लहजे में पूछा। सुरेश ने भी प्रकाश की तरफ देखा क्योंकि उसने भी प्रकाश के चेहरे पर नुमाया परेशानी महसूस कर ली थी। आप और आपके परिवार की जान संकट में है। प्रकाश ने अजीब बात कही। मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसकी जानकारी आपके घर में मौजूद शैतानी आत्माओं को भी थी, इसी कारण उन्होंने आप और आपके परिवार पर हमला किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? परेशानी और तकलीफ के बायस सुनील हकलाया। लेकिन आप चिंता ना करें, पहले तो मुझे आपके शरीर पर मौजूद इन घाव का उपाय करना है। प्रकाश ने सुनील के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अब हमें अंदर भी आने दोगे या यहीं खड़े रखोगे? सुरेश मसनूई गुस्से से बोला तो सुनील ने तेजी से पीछे हटकर उन्हें रास्ता दिया। प्रकाश इर्द गिर्द देखते हुए आगे बढ़ा और फिर उस ताले वाले कमरे के पास रुका। इस कमरे पर ताला क्यों है? सुनील ने झुककर ताले को पकड़ते हुए प्रकाश ने झुककर ताले को पकड़ते हुए सुनील की तरफ देखा। मकान मालिक का कहना यही है कि इस कमरे में टूटा फूटा सामान और फर्नीचर वगैरह है। लेकिन सुनील कहते कहते रुका। लेकिन क्या?
प्रकाश ने तेज लहजे में पूछा। तो सुनील ने इस कमरे में होने वाले वाकयात प्रकाश को तफसील से सुना दिए। इस कमरे की चाबी आपके पास है? प्रकाश ने सारी बात सुनने के बाद पूछा। जी हाँ, मैं आज ही मनोज साहब से इस कमरे की चाबी ले आया था ताकि मैं इस कमरे को खुद देख सकूं कि इस कमरे में असल में है क्या, सुनील ने बताया। ठीक है, तो फिर खोलिए इसे, प्रकाश ने कहा। तो सुनील ने इस बात में सर हिलाया और लरसते हाथों से पेंट की जेब से उस कमरे के ताले की चाबी निकाली और प्रकाश की तरफ बढ़ानी चाहिए, लेकिन जिस्म से बहने वाले खून ने उसे मोहलत न दी और वो चकराकर फर्श पर जा गिरा। प्रकाश और सुरेश बौखलाए हुए उसकी तरफ बढ़े। सुरेश, अब तुम ही इस काम में मेरी सहायता करोगे ताकि मैं इन तीनों को इस पुरस्कार बीमारी से बचा सकूं। अगर हमने तुरंत कुछ ना किया तो सुनील और उसके परिवार की जान भी जा सकती है, प्रकाश ने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन प्रकाश, तुम्हें तो चाहिए था कि पहले इन्हें ठीक करते और फिर बाकी काम करते, सुरेश ने बज़ाहिर प्रकाश को समझाते हुए कहा। तो प्रकाश मुस्कुरा दिया। यह काम भी ज़रूरी था सुरेश। खैर, अब मैं पहले इन तीनों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, बाकी काम बाद में, क्योंकि समय बहुत कम है। अब तुम सुनील को उठाने में मेरी सहायता करो। सुरेश ने इस बात में सर हिलाया। दोनों ने सुनील को उठाया और उस आईने वाले कमरे में ले आए। उन्होंने देखा सुषमा और राहुल के जिस्मों से भी काफ़ी खून बह गया था। उन्होंने सुनील को बेड पर लिटाया और फिर फर्श पर पड़ी सुषमा को भी उठाकर बेड पर लिटा दिया। अब मैं इन तीनों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। कमरे में कुछ भी हो, तुमने घबराना नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करना है, प्रकाश ने कहा। तो सुरेश ने इस बात में सर हिला दिया। और याद रखना सुरेश, इस दौरान मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकूंगा, प्रकाश ने उसे मजीद आगाह किया। तो सुरेश ने थूक निकलते हुए फिर इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश ने फिर जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सफ़ेद कलर का महलूल था। फिर प्रकाश ने उस शीशी का ढकना खोला और आंखें बंद करके मुंह में कुछ पड़ने लगा। फिर उसने झटके से अपनी दोनों आंखें खोली तो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। प्रकाश ने शीशे में मौजूद सफ़ेद रंग का महलूल हाथ की हथेली पर डाला और बेड पर बेहोश पड़े सुनील, सुषमा और राहुल के चेहरों पर वो महलूल मलने लगा। सुरेश हैरान खड़ा ये मंजर देख रहा था। अचानक कमरे में लगा बल्ब वक्फे वक्फे से जलने बुझने लगा। सुरेश ने हैरानगी से जलते बुझते बल्ब की तरफ देखा। मियाओ, सुरेश के कानों में आवाज़ पड़ी तो उसने तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके पूरे जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई। कमरे के दरवाजे के पास एक काले रंग का बिल्ला खड़ा था। वो बिल्ला आम बिल्लों से जिसामत में काफ़ी बड़ा था। कमरे में जलते बुझते बल्ब की रोशनी जब बंद होती तो कमरे की तारीकी में सिर्फ उस बिल्ले की सुर्ख आंखें नजर आती और सुरेश लरस कर रह जाता। वो बिल्ला सुरेश की तरफ बढ़ा तो सुरेश की सिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उस बिल्ले के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। सुरेश ने प्रकाश की तरफ देखा तो वो उससे बेगाना अपने अमल में मसरूफ था और उसके कानों में प्रकाश के कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे। अब मैं इन तीनों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। कमरे में कुछ भी हो, तुमने घबराना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। और याद रखना सुरेश, इस दौरान मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। और सुरेश ने बेवकूफ़ों की तरह इस बात में सर भी हिला दिया था। तब उसे ऐसी सूरत हाल की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। खैर, अब जो होना था उसे तो भुगतना ही था। वो काले रंग का बिल्ला सुरेश के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। वो अपनी सुर्ख आंखों से सुरेश को घूर रहा था। फिर वो बिल्ला अपनी पिछली टांगों पर झुका तो सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बिल्ला अब सुरेश पर हमला करने वाला था। सुरेश का दिल तेजी से धक धक कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। और फिर उस बिल्ले ने जस्त लगाई और सुरेश चीखता हुआ एकदम घुटनों के बल बैठ गया। अगर वो बर वक्त ऐसा ना करता तो इस बिल्ले के पंजों ने उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देना था। वो बिल्ला सुरेश के सर से होता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया और फिर जमीन पर जा गिरा। सुरेश तेजी से घूमा। वो बिल्ला उठकर खड़ा हुआ और खूनख्वार आंखों से सुरेश को घूरने लगा। अब उस बिल्ले की आंखों में पहले की निस्बत ज्यादा गुस्सा था। सुरेश के पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी थी और वो उस वक्त को कोस रहा था जब उसने प्रकाश के साथ यहाँ आने का फैसला किया था। गुस्से के आलम में वो बिल्ला घुर्राता हुआ दोबारा सुरेश की तरफ बढ़ा। सुरेश ने अपनी पूरी हिम्मत को जमा किया और एक जोरदार किक उस बिल्ले के मुंह पर दे मारी। बिल्ला बिलबिलाता हुआ दोबारा दीवार से जा टकराया। प्रकाश उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर अपने काम में मसरूफ था। वो मोही मुंह में कुछ पड़ता हुआ बार बार हथेली की पुश्त पर शीशी में मौजूद सफ़ेद महलूल डालता और बेड पर पड़े सुनील, सुषमा
और राहुल के चेहरों पर मसल देता। शदीद गुस्से के आलम में अब उस बिल्ले के मुंह से गुर्राहटें निकल रही थी। उसे शायद अपने 2 दफा के हमले की नाकामी का गुस्सा था। इतना तो सुरेश को भी पता था कि बिल्ले का इस दफा का हमला काफी खतरनाक साबित हो सकता था। उस बिल्ले की सुर्ख आंखों में कहीं कहीं सफेद लकीरें नजर आ रही थी। बिल्ले ने दोबारा जस्त लगाई। बिल्ले का निशाना इस दफा भी सुरेश का चेहरा ही था। सुरेश ने खौफ के आलम में अपने दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लिए और आंखें बंद कर ली। उसी वक्त किसी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली और हाथ हटाए तो कमरे में उसे वो खौफनाक काला बिल्ला कहीं भी नजर नहीं आया था। उसके कंधे पर हाथ प्रकाश ने रखा था। शाबाश सुरेश, तुमने बड़ी बहादुरी से उस शैतानी शक्ति का मुकाबला किया। प्रकाश ने उसे मुस्कुराते हुए दाद दी। शैतानी शक्ति? हैरानगी के बायस सुरेश के मुंह से लफ्ज निकला था। मगर वो खूनी बिल्ला कहाँ गया? वो मेरे जाप में रुकावट डालने की शैतानी चाल थी जो तुम्हारे कारण सफल ना हो सकी, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सुनील ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। मतलब ये कि घर में मौजूद शैतानी शक्तियां नहीं चाहती कि मैं सुनील और उसके परिवार की जान बचाऊं। उन्हें जानकारी थी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, इसीलिए उन्होंने सुनील और उसके परिवार पर खूनी हमला कर दिया। अगर आज हम यहाँ न आते तो ये बात निश्चित थी कि सुनील और उसके परिवार को जानी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने जाप किया, इसीलिए उन शैतानी शक्तियों ने रुकावट डालने के लिए उस खूनी बिल्ले को तुम्हारी तरफ भेजा ताकि मेरा ध्यान भटक सके। लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, प्रकाश ने सुरेश को वजाहत से समझाते हुए कहा। और अगर तुम्हारा जाप मुकम्मल ना होता तो वो खूनी बिल्ला आज मेरी हत्या करके ही छोड़ता, सुरेश ने झुरझुरी लेते हुए खौफ के आलम में कहा। जिनके इरादे नेक होने कुछ नहीं होता, वो महज तुम्हें डराने की चाल थी, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश ने बेड पर लेटे सुनील, राहुल और सुषमा पर नजर डाली तो उनके चेहरों और हाथों पर वो खूनी सुराख कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, प्रकाश ने सुरेश से मुखातिब होते हुए कहा। तब तक मैं एक जाप और कर लूं। सुरेश ने सवालिया निगाहों से प्रकाश की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि जब तक ये पता न लगा लूं कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मैं घर में भी सुरक्षा जाप कर लूं ताकि इस दौरान मुझे शैतानी शक्तियां तंग न करें, प्रकाश ने बताया तो सुरेश ने इस बात में सर हिला दिया। अब प्रकाश ने दोबारा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर वो अपने होंठ हिलाते हुए पूरे घर में घूमने लगा। जब वो दोबारा उस कमरे में आया तो सुनील, सुषमा और राहुल को होश आ चुका था। सुषमा प्रकाश को देखकर चौंकी। आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है, सुषमा ने जहन पर जोर देते हुए कहा तो प्रकाश ने उसे सारी बात बता दी और सुषमा की सारी उलझन दूर हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं समय पर पहुंच गया, वरना कुछ भी हो सकता था, प्रकाश ने कहा। प्रकाश जी, भगवान के लिए हमें इस शैतानी चक्रव्यूह से बचाइए। जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, आए दिन हमारे साथ अजीब घटनाएं घट रही हैं। और अब भी जब इन जख्मों के कारण मैं बेहोश हुई थी तो मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा था। वो सुषमा कहते कहते रुकी। उसके चेहरे पर वहशत छाई हुई थी। शायद अभी भी वो सपने के हिसार में थी। कैसा सपना? प्रकाश ने पूछा। मैं घर के पिछली जानिब बनी सुनसान जगह पर खड़ी हूँ। रोने और चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही हैं। फिर मैं उस जगह ज़मीन खोदना शुरू कर देती हूँ। फिर वो कहते कहते एक मर्तबा फिर रुकी। फिर क्या? प्रकाश ने बेचैन होते हुए पूछा। फिर मेरी आंख खुल गई, सुषमा ने मजीद बताया। प्रकाश ने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची। ये सपना नहीं सुषमा जी, बल्कि एक संदेश था, प्रकाश ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। संदेश? सुषमा, सुनील और सुरेश के मुंह से बैक वक्त निकला। जी हाँ, संदेश, प्रकाश ने इस बात में सर हिलाया। घर के पिछले हिस्से में जरूर कुछ है और हमें तुरंत वहां देखना चाहिए। वहां क्या हो सकता है प्रकाश जी? ये तो केवल एक सपना था, सुनील ने हैरानगी से प्रकाश की तरफ अजीब नजरों से देखा। लगता है सुनील जी, अभी भी आपको भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। हालांकि घर में होने वाली घटनाएं आपके विश्वास के लिए काफी हैं, प्रकाश ने गुस्से से मुंह बनाया। नहीं प्रकाश जी, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था, सुनील ने शर्मिंदा लहजे में कहा। मैंने महसूस किया है इस घर में काफी सारे राज दफन हैं, प्रकाश ने कहा और फिर उस खूबसूरत आईने की तरफ घूमा। इस आईने में जरूर शैतानी शक्तियों का बसेरा है।
बाहर ताले वाले कमरे में भी जरूर कोई अनहोनी हुई है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्रकाश जी? सुषमा ने खौफजदा लहजे में पूछा। यह नतीजा मैंने आप लोगों की बताई हुई बातों से लगाया है, क्योंकि सुनील जी के साथ इस ताले वाले कमरे में अजीबोगरीब अनहोनी हुई और इस आईने में आप और राहुल को लाल साड़ी वाली औरत नजर आई, जो इस ताले वाले कमरे से पहले सुनील जी को नजर नहीं आई। और फिर सुनील जी का नजर आना, हालांकि सुनील जी का कहना था कि वो उस समय वॉशरूम में थे। फिर इस आईने पर खून की आड़ी तिरछी लकीरें और वो कीड़े जिन्होंने आप पर हमला किया, और अब आपका अजीबोगरीब सपना। हो ना हो, यकीनन ये सपना एक संदेश है, प्रकाश ने कहते हुए अपने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। तो फिर देर काहे की, हम घर के पिछले हिस्से में बने उस सुनसान जगह पर चलते हैं, सुरेश ने बज़ाहिर मशवरा देते हुए कहा। वो संदेश हमें बिला वजह नहीं दिया गया सुरेश, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। ठहरो, वैसे मैं एक काम कर लूं। इतना कहकर प्रकाश ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी के नंबर डायल करने लगा। प्रकाश जी, नंबर डायल करना बेकार है, यहाँ आज मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे। हम भी जब थोड़ी देर पहले यहाँ से जाने का इरादा कर रहे थे तो मैंने सोचा अब इस शहर में सुरेश के अलावा मुझे कोई नहीं जानता, इसी कारण मैंने सुरेश के नंबर डायल करने चाहे, लेकिन मोबाइल सिग्नल नहीं थे। सुनील ने बताया तो प्रकाश धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, सुनील जी, वो भी घर में मौजूद शैतानी शक्तियों की कारस्तानी थी। मैंने अपने जाप के जरिए उनकी शक्तियां काफी हद तक कम कर दी हैं। अब वो हम पर आसानी से वार नहीं कर सकेंगी। प्रकाश ने कहा तो सुनील हैरत से उसका मुंह तकने लगा। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ राब्ता हुआ तो प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूं प्रकाश, तुम सुनाओ, बड़े समय बाद याद किया। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर शर्मा की मुस्कुराती हुई आवाज में कहा गया। भगवान की कृपा से घर में सब ठीक है। बोलो कैसे याद किया? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। आप 2-3 कांस्टेबल्स लेकर तुरंत नारायण कॉलोनी मकान नंबर 10 में पहुंचो, प्रकाश ने कहा। खैरियत तो है? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानगी से पूछा। एक केस आपका वेट कर रहा है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, मैं 10-15 मिनट में पहुंचता हूं। इतना कहकर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर शर्मा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब तक इंस्पेक्टर शर्मा यहां तक पहुंचेंगे तब तक हम उस ताले वाले कमरे को देख लें, प्रकाश ने कहा। और फिर सुषमा से मुखातिब होते हुए कहा, सुषमा जी, आप और राहुल इसी कमरे में रहिए, तब तक हम उस ताले वाले कमरे को चेक कर लें। मुझे यहाँ अकेले में डर लगेगा, सुषमा ने कहा। आप चिंता मत करें सुषमा जी, अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने पूरे घर में जाप का हिसार कायम कर दिया है, अब कोई भी आपको नहीं डराएगा, प्रकाश ने कहा तो सुषमा ने मुतमईन होते हुए इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश से सुरेश और सुनील उस कमरे से बाहर निकले और ताले वाले कमरे की तरफ बढ़े। प्रकाश ने चाबी से ताला खोला और दरवाजे की कुंडी खोली, और फिर जब दरवाजा खोला गया तो मिट्टी का भपका सा उनकी नाक से टकराया तो वो तीनों खांसने लगे। इस बात से एक बात तो साबित हो गई थी कि यह कमरा काफी अरसे से बंद था। प्रकाश ने दीवार पर लगे स्विच बोर्ड को ढूंढा और उसके सारे बटन ऑन कर दिए। कमरे का नज़ारा देखकर सुनील शिश्तर रह गया था, क्योंकि कमरे में वाकई टूटा फूटा सामान और पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था। और एक चीज़ जिसने सुनील को मजीद हैरान कर दिया था, वो लकड़ी का घोड़ा था जो कमरे में पड़ा हुआ था और मिट्टी से अटा हुआ था। ये घोड़ा तो हाल में पड़ा हुआ था। सुनील ने प्रकाश की तरफ देखा और कमरा बिल्कुल ठीक हालत में था, और ये टूटा फूटा फर्नीचर भी नहीं था। कमरे का बल्ब भी जब मैंने ऑन करना चाहा, ये नहीं जला था, ये बाद में रोशन हुआ था, जब मुझे वो लाल साड़ी वाली सुंदर औरत इस कमरे में नजर आई थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, और इस कहानी से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।